नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे पास कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होते हैं मेरे पास सेल के, उसको हम लोग एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होते हैं सेल को, उसको हम लोग एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। ओके, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल टू अ सिंगल पॉइंट एंड नेगेटिव टर्मिनल टू अ सिंगल पॉइंट। अगर आपको कुछ इस तरह का सर्किट मिलता है तो आप कहोगे कि कैसा कॉम्बिनेशन है हमारे पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ओके, अब देखो, दिस इज माय फर्स्ट सेल। यहाँ पे मैंने दो सेल्स दिए हैं। फर्स्ट सेल के अक्रॉस ईएमएफ कितनी है, E1। सेकेंड सेल के अक्रॉस ईएमएफ कितनी है, E2। फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और सेकेंड का इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ओके, अब फर्स्ट सेल से करंट आ रहा है। ओके, ऐसे ही सेकेंड सेल से भी मेरे पास क्या है, करंट आ रहा है। अब टर्मिनल B1 पे ये दोनों करंट कंबाइन होके किस में कन्वर्ट हो रही है, I में। तो I मेरे पास किसका इक्वल हो गया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओके, अब मुझे पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो कहाँ से एंटर होगा, यहाँ से एंटर होगा। और यहाँ पे फिर टर्मिनल पे आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 ब्रांचेस हैं, तो 2 पार्ट में करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। दैट इज I1 एंड I2। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दी सर्किट। ओके, नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल E1। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल हैविंग EMF E1। ओके, तो इसके अक्रॉस अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा। अब पता है कैसा केस है, पैरेलल का केस है। पैरेलल के केस में हमारे पास पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वोल्टेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पॉइंट B1 पे और पॉइंट B2 पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिख दिया, V। अब डिफरेंस है कौन से दो टर्मिनल्स हैं, ये दो टर्मिनल्स हैं, दैट इज B2 एंड B1। तो मेरे पास क्या आ गया, B1 माइनस B2। अब मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने किसके अक्रॉस लगा रही हूँ, फर्स्ट सेल के अक्रॉस, जिसकी EMF कितनी है, E1, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो मैं कैसे लिखूंगी इसे, E1 इज इक्वल्स टू I1 R1। ओके, सीरीज के केस में I हमने सेम लिया था, बट यहाँ पे हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग पैरेलल का केस कंसीडर कर रहे हैं। पैरेलल के केस में हमारे पास करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती। पैरेलल के केस में हमारे पास किसकी वैल्यू सेम होती है, वोल्टेज की। तो वोल्टेज को इसलिए हमने क्या लिखा है, सिंपली V लिखा है। ओके, तो ये हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू आ गई अक्रॉस दी सेल 1। नाउ आई want to find out the potential difference across the cell E2। तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या होगा, सेम होगा, which is equals to VB1 माइनस VB2, क्योंकि लगा तो ये भी इसी टर्मिनल के अक्रॉस है ना। दिस सेल इज ऑल्सो कनेक्टेड इन दिस टर्मिनल। ओके, तो मैंने क्या लिखा, सेम VB1 माइनस VB2। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो सेल है उसकी EMF क्या है, E2 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, E2 माइनस I2 R2, बिकॉज यहाँ पे करंट कितना है, I2, यहाँ पे करंट कितना है, I1। तो फर्स्ट केस में मैंने कंसीडर कितना किया, करंट I1। सेकेंड के केस में मैं कितना कंसीडर कर रही हूँ, I2। इज इट दीज टू इक्वेशंस आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। देखो, फर्स्ट इक्वेशन से पहले मैं I1 की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी। मैंने क्या किया, V को मैं उस साइड ले गई और I1 R1 को मैं इस साइड ले गई। देखो, तो ये नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो गया, पॉजिटिव। तो दिस बिकम I1 R1। दिस इज पॉजिटिव तो उधर जाकर क्या हो गया, नेगेटिव। दिस इज E1 माइनस V1। मैंने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I1 की। तो I1 को मैंने इधर ही रहने दिया और R1 को मैं इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर नीचे जाके क्या हो गया, डिवाइड में। तो E1 माइनस V। ओके, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज क्या होती है, पैरेलल के केस में सेम होती है ना।
तो E1 माइनस वी अपॉन R1। ओके, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये मेरे पास I1 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं इक्वेशन नंबर सेकेंड से I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगी। सेम मैंने क्या किया, मैं V को इधर ले गई और I2 R2 को मैं इधर ले आई। दिस इज I2 R2, दिस इज E2 माइनस V। तो मैंने किसकी फाइंड आउट करने वाली, I2 की, तो I2 को मैंने इधर रहने दिया और R2 मैं नीचे ले ली। दिस इज E2 माइनस V अपॉन R2, दिस इज R2। ओके, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, I2 की। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ I2। अब ये दोनों वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करूँगी, पुट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है ना। तो I1 मेरे पास क्या है, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ, मतलब अगर अलग अलग करके लिखूँ तो ये कैसे आएगा, E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। ओके, लिख सकती हूँ ना मैं ऐसे, क्योंकि ये दोनों के साथ डिनोमिनेटर में है ना। तो मैंने E1 बाय R1 माइनस V बाय R1, E2 बाय R2 एंड माइनस V बाय R2। इज इट क्लियर? अब देखो E1 वाले टर्म्स में एक साथ लिख लूंगी, दैट इज E1 R1 प्लस E2 R2, और V वाले टर्म्स में एक साथ लिख लूंगी, दैट इज माइनस V R1 एंड माइनस V R2। इज इट क्लियर? अब देखो मैंने क्या किया, E1 R1 प्लस E2 R2 को मैंने एज इट इज रहने दिया। यहाँ से मैंने माइनस V क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। इट बिकम 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 विच इज इक्वल्स टू I। ओके, अब मैं यहाँ से V वाली टर्म पूरी की पूरी इस साइड ले आई और I को मैं उस साइड ले गई। देखो तो क्या बनता है मेरे पास, I इज इक्वल्स टू, I को मैं उस साइड लेकर गई हूँ ना, इस टर्म को मैं इस साइड लेकर आई हूँ, तो इट बिकम V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड दिस इज इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ओके, अब देखो I को मैं उधर ले गई, इट बिकम माइनस I। अब मुझे तो सिर्फ इस साइड V रखना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, V सिर्फ इधर रहने दूंगी। रुको, उससे पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर एलसीएम लूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, एलसीएम कितना आएगा, R1 R2, इधर क्या आ गया मेरे पास R2 और इधर मेरे पास क्या आ गया R1। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही मैंने इधर एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आया R1 R2 और इधर क्या आ गया E1। अब इसके पास R2 नहीं है तो हमने इसको R2 दे दिया, ऐसे ही E2 R1। ओके, माइनस I। अब मैं क्या करूँगी, इस पूरी टर्म को मैं उधर ले जाऊँगी, तो ये डिवाइड में उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये ऊपर है तो ये जा नीचे चले, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म हमारे पास। दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1, दिस इज R1 R2। मैंने आपको क्या बोला कि ये टर्म जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। तो R1 R2 ऊपर आ गया और R2 प्लस R1 नीचे आ गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, सेम टर्म है, तो ये क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। और यहाँ से I1 के पास क्या रह गया, R1 R2 और R2 प्लस R1। इधर हमारे पास सिर्फ एक V बच जाता है। ओके, अगर मैं अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो क्या बनेगा, V इज इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1 माइनस I R1 R2 एंड दिस इज R2 प्लस R1। तो ये मेरे पास क्या आ गई, V की इक्वेशन आ गई। ओके, अगर अब मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो वो कैसे बनेगा,
दिस इज माई सेल, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ई इक्विवेलेंट, एंड दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट हो गया, दैट इज आर इक्विवेलेंट। एंड दिस इज माई टर्मिनल ए, दिस इज माई टर्मिनल बी, एंड दिस इज माई करंट। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। अगर अब मैं ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करूँ तो कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई, एंड दिस इज आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस को। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से V तो एज इट इज है, ई इक्विवेलेंट की जगह मेरे पास क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, दैट इज माई ई इक्विवेलेंट कम आउट टू बी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R2 प्लस R1, दिस इज माई ई इक्विवेलेंट। ओके, अगर मैं अब देखो आई एज इट इज है मेरे पास, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, क्या फर्क है, आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई फिर, दैट इज R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1। ओके, तो ये मेरे पास यहाँ से आ गई ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, और यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट की। बोथ द इक्वेशंस। ओके, देखो मैंने ई इक्विवेलेंट ऊपर लिख लिया, इज इट क्लियर, और नीचे को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, आर इक्विवेलेंट से। तो मेरे पास क्या आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 विच इज R2 प्लस R1। ओके, और आर इक्विवेलेंट कितना है, R1 R2, दिस इज R2 प्लस R1। ओके, जब मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगी तो टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो इट बिकम E1 R2 प्लस E2 R1 विच इज R2 प्लस R1। ऊपर लेके जाके क्या हो गई, रेसिप्रोकल हो गई, तो दिस बिकम R2 प्लस R1 एंड R1 इंटू R2। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है, so these will cancel out and E equivalent by R equivalent become E1 R2 plus E2 R1 upon R1 R2। अब मैं अगर इन्हें सेपरेटली लिखूँ तो इट बिकम E1 R2 R1 R2 plus E2 R1 and this is R1 R2। अब R2 से R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो E equivalent by R equivalent come out to be equal to E1 R1 plus E2 R2। ओके, ऐसी अगर मैं 1 बाय R equivalent की वैल्यू लिखूँ तो वो मेरे पास कितनी आएगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ओके, तो यहाँ से मेरे पास E equivalent बाय R equivalent की वैल्यू आ गई, और यहाँ से 1 बाय R equivalent की वैल्यू आ गई। ओके, वन मोर थिंग हियर, अगर मुझे यहाँ पे 2 सेल्स ना लेकर अगर यहाँ पे मेरे पास n सेल्स होते हैं तो मैं इस दोनों इक्वेशंस को n टर्म्स तक क्या कर सकती हूँ, एक्सटेंड कर सकती हूँ। देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे n सेल्स हैं, तो ये इक्वेशन मेरे पास कहाँ तक चल जाएगी, अप टू En बाई Rn। सिमिलरली ये इक्वेशन मेरे पास कैसे हो जाएगी, अप टू 1 बाई Rn। मैंने सर्किट ड्रॉ कर लिया, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आप खुद देखो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट से कनेक्ट है, दैट इज पॉइंट ए, और सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल्स एक पॉइंट पे कनेक्ट है। ओके, इसमें मैंने क्या किया, आई टेक m सेल्स, m आइडेंटिकल सेल्स। अगर आइडेंटिकल है तो उनकी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैंने यहाँ पे m सेम सेल्स लिए हैं तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस और EMF मेरे पास क्या होगी, सेम होगी। ओके,
फिर उसके बाद मैंने इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? अब मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि जो मेरे सेल्स हैं वो कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। ओके, पैरेलल के केस में इफ आई वांट टू राइट दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल, ओके, पैरेलल के केस में मुझे पता है अगर मैंने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिखनी है तो वो मेरे पास क्या होगी, 1/r डैश इज इक्वल्स टू, मैंने m तक लिया सेल्स तो 1/r प्लस 1/r अप टू m टर्म्स, है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज m/r। ओके, दिस इज माई 1/r डैश। देखो दोबारा सुनो मेरी बात, हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, मुझे पता है पैरेलल के केस पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने आपको जब लिख के दिखाया था तो क्या लिखा था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r अप टू Rn। यहाँ पे मैं कितने सेल्स ले रही हूँ, मैं m सेल्स ले रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m टर्म्स तक लिख सकती हूँ मैं। तो अगर m टर्म्स हैं तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, m/r लिख सकती हूँ, है ना। अब अगर मैंने r डैश की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, क्योंकि अब ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू देखो, r डैश अगर मेरे पास इधर गया और r अगर मेरे पास इधर आया और m मेरे पास यहाँ नीचे आ गया, तो यहाँ से मेरे पास r डैश की वैल्यू कितनी आ जाती है, r/m। ओके, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अब सर्किट में तो मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है और इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास इतना है, तो मैं दोनों का क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में मेरे पास कितना आ जाएगा, R/m प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। दिस इज माय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ओके, नाउ इफ आई वांट टू राइट दी टोटल EMF, तो टोटल EMF मेरे पास कितनी आएगी, टोटल EMF मैंने कितनी ले ली, E ले ली। ओके, देखो यहाँ पे मैं कितने सेल्स कंबाइन कर रही हूँ, m सेल्स कंबाइन कर रही हूँ, तो इन सबको कंबाइन करके मेरे पास एक बड़ा सेल बन जाएगा, है ना, जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पैरेलल में मैं क्या ले रही हूँ, m सेल्स ले रही हूँ, तो इनको कंबाइन करके मेरे पास एक लार्ज साइज का सेल बन जाएगा, उसकी EMF मैंने कितनी ले ली, E ले ली। ओके, अब अगर मैंने करंट फाइंड आउट करना है तो करंट मेरे पास क्या होगा, टोटल EMF बाय में टोटल रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? टोटल EMF कितनी है, E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R/m प्लस R। ओके, R/m प्लस R, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ गई। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे अब हम जैसे हमने सीरीज में किया था दो केसेस डिस्कस, ऐसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, दो केसेस डिस्कस करेंगे। तो देखो फर्स्ट केस में मेरे पास क्या है, जब मेरे पास R/m क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब देखो इस केस में अगर R/m की वैल्यू मेरे पास ग्रेटर है तो R क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में से निगलेक्ट हो जाएगा, तो I मेरे पास क्या आ गया, EMF R/m। अब ये m ऊपर चला जाएगा तो दिस बिकम m E/R। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो E/R मेरे पास क्या है, एक सेल के अक्रॉस करंट है, तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई विद m सेल्स, और मैं m सेल्स ही कंसीडर कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे करंट कितना मिल रहा है, m टाइम्स मिल रहा है, मतलब करंट मुझे अब इंक्रीज होके मिल रहा है, जितना मैं चाहती थी उतना करंट मुझे मिल रहा है। ओके, बट इन केस अगर मेरे पास R/m की वैल्यू क्या है, लेस है एज कंपेयर्ड विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस,
तो अब किसकी वैल्यू निगलेक्ट होगी, अब R/M की वैल्यू निगलेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। तो अब मेरे पास I क्या आ जाएगा, दैट इज EMF अपॉन R। तो मेरे पास ये क्या है, E/R क्या है, दिस इज करंट ऑफ सिंगल सेल, करंट ऑफ सिंगल सेल। बट मैं तो M सेल लेके चल रही हूँ, तो अगर मुझे सिंगल सेल का करंट मिल रहा है तो मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ है ना। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए करंट की, किसके केस में, पैरेलल के केस में, तो मैं कौन सा केस प्रेफर करूँगी, इन दोनों में से ये वाला केस प्रेफर करूँगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे करंट कितना मिल रहा है, M टाइम्स मिल रहा है। ओके, मीन्स मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है करंट की। ओके, सो R/M, that is our internal resistance, is very greater than that of the external resistance. So in case of parallel combination we prefer this case for getting the maximum current.